हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। धैर्य सुधांशु के बाद वो अपने दोनों हाथ जोड़ते बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। धैर्य के हाथ जोड़ने पर सुधांशु उसके हाथ को नीचे करते हुए बोला, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कह दिया ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। धैर्य सुधांशु के बाद सुनकर इधर उधर देखते बोला, ध्रुवी कहाँ है? वो घर में है। मैंने उसे कहा है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, उसे अस्पताल रोज आने की ज़रूरत नहीं है। सुधांशु ने जवाब दिया, जिसे सुनकर धैर्य उसकी तरफ देखता रहा। तो क्या मैं उससे मिलने घर जा सकता हूँ? सुधांशु धैर्य की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है तो धैर्य मुस्कुरा देता है और कुछ देर सुधांशु से बात करने के बाद वहाँ से चला जाए। राजीव धैर्य के जाने के बाद सुधांशु की तरफ देखकर, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार सच में गिल्ट महसूस कर रहा है। सुधांशु राजीव की बात अपना सिर हिला देता है तो राजीव गहरी सांस भरते हुए कहते, कुछ देर में ध्रुवी आती होगी, हम लोग होटल शालिग्राम जा रहे हैं। सुधांशु राजीव की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, हाँ मुझे पता है, नित्या और करण की शादी हो रही है, मेरी तरफ से उन्हें कांग्रेचुलेशन कहना। जिसे सुनकर राजीव अपना सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। सुधांशु उसे जाता हुआ देखने के बाद एक गहरी सांस भरता है और अपने हाथ में पकड़े टैब में देखने लगता है। होटल सांग्रीला बहुत ही खूबसूरती से हर तरफ सजा हुआ था और वहाँ पर मेहंदी की तैयारियां चल रही थी, जहाँ हर कोई एक दूसरे में बिजी था। करण की पूरी फैमिली वहाँ पर आई हुई थी और उन लोगों ने आरोही को भी बुला लिया था, जहाँ आरोही थोड़ी गुमसुम सी और चुपचाप थी। नित्या ने ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप लहंगा पहना था, जिसमें नित्या बहुत खूबसूरत लग रही है। करण ने भी ग्रीन कलर का शेरवानी पहना था और दोनों के हाथ में मेहंदी लग रही थी। शारंग भी वहाँ आ चुके थे, क्योंकि मीरा की ननद की शादी थी और वो लोग इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते थे। मीरा ने अपने मामा शमशेर जी को भी बुलाया था, इसलिए उन्हें चिराग और प्रथा को भी बुलाना पड़ा था। चिराग बार बार शमशेर जी को इग्नोर करते हुए अपने फोन में बिजी था। प्रथा चुपके चुपके शमशेर जी को देख रही थी, क्योंकि चिराग और शमशेर जी का पर्सनैलिटी के साथ चेहरा काफी मेल खाता। अभी प्रथा शमशेर जी को देख रही थी, जब शमशेर जी की नजर सीधा प्रथा की नजरों से जा मिली, जिसे महसूस कर प्रथा इधर उधर देखती हुई नजरें चुरी। कदम जब प्रथा की शमशेर जी तरफ अपने बढ़ा देते कदम हैं, प्रथा की शमशेर जी तरफ बढ़ाते बढ़ाते हुए हुए आता तो हुआ देख शमशेर जी प्रथा अपनी चिराग तरफ के आता हुआ हाथ को देख कस कर चिराग पकड़ लेती। तो चिराग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड? यहाँ पर आने के लिए तो इतनी उछल रही थी और यहाँ मुझसे चिपक कर क्यों खड़ी हो? प्रथा चिराग की झड़कने भरी आवाज़ को सुनकर नाराजगी से उसकी तरफ देखने के बाद शमशेर जी की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मेरी तरफ आ रहे हैं। प्रथा के इशारे पर चिराग आते हुए शमशेर जी की तरफ देख अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त करते हुए प्रथा से बोला, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। शमशेर जी, जो कि चिराग और प्रथा के पास आ चुके थे, चिराग की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों छोरे, थारी लुगाई मारे से बात क्यों नहीं कर सकती? चिराग शमशेर जी की बात सुनकर नाराजी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्योंकि मैं उसे आप जैसे लोगों से दूर रखना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि मैं हमेशा आपकी इज्जत करूँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करता, तो प्लीज़ आप भी मुझसे बात मत कीजिए। शमशेर जी चिराग की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोले, तू मारे को अकड़ दिखा रहा है? प्रथा शमशेर जी के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, अंकल, पापा थारा ससुर हूँ मैं, जिस नाते पापा बोल मारे को। शमशेर जी ने प्रथा की बात को बीच में काट कर, जिसे सुनकर प्रथा बड़ी बड़ी आंखों से शमशेर जी को देखते बोले, मुझे लगा ही था कि मैंने आपको कहीं देखा है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका चेहरा बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह है। चिराग प्रथा की बात सुनकर अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, इडियट, मैं उनका बेटा हूँ। ऑब्वियसली मेरा चेहरा उनकी तरह दिखता है, उनका चेहरा मेरी तरह नहीं दिखता। शमशेर जी की चिराग की बात सुनकर मुस्कुराते हुए प्रथा की तरफ देखकर, आखिरकार हमने हमारे छोरे के मुंह से उगलवा दिया कि वो हमारा बेटा है। चिराग शमशेर जी की बात सुनकर उसे कुछ कहता उससे पहले मृत्युंजय एकांश को अपनी गोद में पकड़े शमशेर जी को पास आते हुए बोला, मामा जी, इसे संभालिए। इतना कहकर मृत्युंजय एकांश को शमशेर जी के गोद में दे देता है। जब अव्यक्त रोते हुए मृत्युंजय के पैर को आकर पकड़ लेता है। मृत्युंजय अव्यक्त के रोने पर से अपनी गोद में उठाने के लिए झुकने लगा जब उसे अपने सीने में दर्द हुआ, जिस कारण उसके मुंह से एक आह निकल जाती। चिराग तिरछी नज़र से मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद अव्यक्त को अपनी गोद में उठाते हुए, मौत के मुँह से निकल कर बाहर आए हो, फिर उसे मरना है क्या? अव्यक्त चिराग के गोद में उठाने पर उसे मारते हुए खुद से दूर करने लगा, जिसे देखकर चिराग कसकर अव्यक्त को पकड़ते हुए उसे घूर कर बोला, बदतमीज, बिहेव योरसेल्फ लिटिल ब्रट। अव्यक्त चिराग के ऐसे सख्त लहजे में कहने पर दहाड़ मारकर रोना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर चिराग के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त होते जाते हैं। जब प्रथा अव्यक्त को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, अभी बेबी रोना बंद करो, अव्यक्त प्रथा के प्यार से कहने पर उसे गले लगाकर अपना चेहरा उसके कंधे पर रख लेता है और चिराग बुरी तरह से अव्यक्त को घूरने लगता है। वहीं शमशेर जी गहरी समुद्र की तरह गहरी एकांश की नीली आंखों में देखते हुए मृत्युंजय से बोले, कितना खूबसूरत है। शमशेर जी की बात सुनकर प्रथा अव्यक्त की तरफ इशारा करते हुए बोले, अभी भी बहुत क्यूट है। जिसे सुनकर शमशेर जी एक नज़र अव्यक्त की तरफ देखने के बाद मुस्कुराते हुए चिराग की तरफ देखते हुए, छोरा, मारे को दादा का बना रहे से।
शमशेर जी के चिराग से ये पूछने पर कि चिराग उन्हें कब पोता दे रहा है, मृत्युंजय अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर चिराग को देखने लगा और वहीं प्रथा घबराहट में कांपने लगी। चिराग को कोई भी जवाब न देता हुआ देखकर शमशेर जी आंखें चढ़ाते हुए बोले, छोरा, मैं बाप नहीं बन सकता। चिराग ने शमशेर जी की बात को बीच में काटा, जिसे सुनकर सभी हैरानी से चिराग की तरफ देखने लगे। प्रथा खुद हैरान आंखों से चिराग को घूरने लगी, जिसे महसूस करते चिराग प्रथा को आंखें दिखाने के बाद शमशेर जी की तरफ देखते हुए आगे बोला, क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ, मुझे बच्चे से इरिटेशन होती है। चिराग की बात को सही तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद सभी लोग गहरी सांस भरने लगे और मृत्युंजय एक आह भरते हुए, मुझे लगा तुम बाप ही नहीं बन सकते। मृत्युंजय की बात पर चिराग उसकी तरफ देखते हुए, वैसे बाप बनकर तुमने क्या उखाड़ लिया। चिराग की बात सुन मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले अव्यक्त मृत्युंजय की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, डैडा। जिसे सुनकर मृत्युंजय प्रथा की गोद से अव्यक्त को लेकर उसके चेहरे को साफ करते हुए चिराग से बोला, सुना तुमने, बाप बनकर मैंने खूबसूरत से खिलौने को अपने नाम किया जो ऑल टाइम बोलता रहता है और मेरा मूड फ्रेश करता है। ये सुनते हुए चिराग वहाँ पर खड़ी प्रथा की तरफ इशारा करते हुए, ये है मेरे पास टेप रिकॉर्डर की तरह जो ऑल टाइम बोलती रहती है, मुझे इसका सेकेंड वर्जन नहीं चाहिए। प्रथा चिराग के पास होकर उसे घूरते हुए छोटा सा मुंह बनाकर, मैं दिन भर नहीं बोलती। चिराग प्रथा को घूर कर देखता है जब एकांश रोना शुरू कर दे। शमशेर जी एकांश के रोने पर उसे झुलाते हुए चुप कराते हुए, चुप हो जा छोटा विशेष, थारो बड़े भाई भी रोंदू लल्लू, शाम भी रोंदू लल्लू। शमशेर जी के पास एकांश और जोर जोर से उसके रोने की आवाज़ सुनकर महक, जो कि सब लोगों के साथ बैठे वहाँ पर आकर थोड़ी बेचैन होते, मामा जी वो रो रहा है। शमशेर जी महक के बात पर अपना सिर हिलाए एकांश को महक को देते हुए, ये ले बिंदली, थारे रो रो लल्लू को चुप करा ले। महक शमशेर जी की बात में अपना सिर हिलाते हुए एकांश को अपने सीने से लगा लेती है तो एकांश सिसकते उसकी गोद में चला जाता है। महक एकांश को अच्छे से पकड़ने के बाद मृत्युंजय की गोद में बैठे अव्यक्त की तरफ देखते हुए, अभी डैडा को चोट लगी है ना बेटा, चलो समृति के साथ खेलना। मृत्युंजय महक के बात अपना सिर नहीं मिलाते, जरूरत नहीं है, मैं पकड़ लूंगा, तुम जाकर मेहंदी लगवा लो। महक मृत्युंजय के पास एकांश की तरफ इशारा कर, जब तक ये महाराज सो नहीं जाते मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ पर हो रहे शोर को सुनते हुए तो नहीं लगता कि ये सो जाएगा। मृत्युंजय महक के बाद अपने सिर हिला, ठीक है कुछ देर और रुकते हैं फिर चलते हैं घर, कल मॉर्निंग में फिर आ जाएंगे। महक मृत्युंजय के बाद सुनकर अपना सिर हिलाते और एकांश की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इन्हें सुलाने की कोशिश करते हुए। इतना कहकर महक एकांश को लेकर कमरे की तरफ चली जाती है जो कि उन दोनों को दिया गया था। चिराग प्रोफेशनल वाला मुंह बनाकर वहाँ से जाते हुए, मुझे यहाँ काफ़ी अजीब लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो होटल के कॉरिडोर की तरफ चला जाता है। प्रथा जाते हुए चिराग की तरफ बस देखती रह जाती है। जब वहाँ पर विप्लो की चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकती है और वो अपने साथ रियो को भी ले आया था जो कि कोरिया से वापस आ गया था। रियो अपने जैकेट को ठीक करते हुए विप्लो की तरफ देखते हुए, मुझे तुम यहाँ लेकर क्यों आए हो। विप्लो रियो की बात सुन उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, व्हाट यू मीन, कि तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया हूँ। मैंने कहा ना कि मैं फंक्शन में जा रहा हूँ, तुम भी चल रहे हो मेरे साथ। जिसे सुनकर रियो विप्लो के घूरते हुए बोला, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे इस फैमिली के टिपिकल फंक्शन में हिस्सा लेने। रियो की बात सुनकर विप्लो उसे बाहर की तरफ इशारा करते हुए, तो तुम जा सकते हो, क्लब जाना था ना तुम्हें पीने के लिए, जाओ। जिसे सुनकर रियो बड़े गुस्से से विप्लो को घूरने लगा, जिस पर विप्लो रियो के हाथ को पकड़ते हुए बोला, चलो यार तुम्हारे लिए अब बंदा छोड़कर बंदी देखते हैं, ब्रेकअप तो हो गया तुम्हारा। रियो विप्लो की बात सुनकर अपने हाथ को पीछे खींचते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए, सब एक जैसे होते हैं डफर्स। विप्लो रियो की बात सुनकर बोला, तुम इतनी हॉट हो ना कि तुम पर कोई भी लड़की फिसल सकती है। विप्लो रियो की बात सुनकर उसकी तरफ देखते, मुझ पर नहीं मेरे बाप के जायदाद पर, इसलिए मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद करो क्योंकि मैं नहीं चिढ़ने वाला। ये कहते हुए वो लोग होटल के अंदर आ चुके थे। वहाँ विप्लो ने रॉयल ब्लू शर्ट और नीचे ये पैंट पहना था, वहीं रियो ने ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट प्रिपेयर किया था। वो लोग होटल के अंदर आते हैं जहाँ पर हर तरफ से मेहंदी लगवा रहे थे। विप्लो सब लोगों की तरफ एक नज़र देखने के बाद रियो की तरफ देखते हुए बोला, डांस करेगा या पिएगा। विप्लो के सवाल पर रियो वहाँ पर रखे ड्रिंक की तरफ देखते हुए बोला, पीना बेहतर ऑप्शन है। विप्लो रियो के पास उनका अपना सिर हिला देता है और खुद अपनी फैमिली की तरफ चला जाता है। रियो ड्रिंक काउंटर की तरफ, विप्लो वहाँ पर सब लोगों के बीच में आकर सबकी मेहंदी देखने लगता है। जब चित्रांग विप्लो की तरफ देखते हुए, क्या हुआ। विप्लो चित्रांग के सवाल पर सिर नहीं में हिलाते हुए, कुछ भी तो नहीं, मैं मेरे खिलौने को ढूंढ रहा था। तभी विप्लो को अपने पैरों में किसी के नन्हे हाथ महसूस होते हुए और सर नीचे झुका कर देखता है तो राशि उसके पैर को पकड़ कर बैठी हुई थी। राशि को देखकर विप्लो मुस्कुराते उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोले, मेरी प्यारी भांजी, आपने मुझे मिस किया।
क्या? राशि विप्लव के बालों को खींचते हुए मम्मा। विप्लव राशि के गाल पर किस्सी लेते हुए बोली, यस बेबी आई एम योर मम्मा। जिसे सुनकर राशि उसके गाल पर किस करने लगी। जब चित्रांग उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा। करण जो कि चोर नजरों से नित्या को देख रहा था, नित्या को कमरे की तरफ जाता हुआ देखकर सबके एक्सक्यूज में कहता है और उसके पीछे कमरे की तरफ चला जाए। इधर विकल्प बैठा वर्षा के हाथों को देखे जा रहा था जिसमें उसने पहली बार मेहंदी लगवाया था और वर्षा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। विकल्प थोड़ा बेसब्र होकर वर्षा की तरफ देखते हुए, इसका जब रंग आएगा ना तो मुझे दिखाना। जिसे सुनकर वर्षा अपनी आंखें चढ़ाते हुए, क्यों स्वीटी? वर्षा के क्यों पर विप्लव उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे तुम्हें नहीं पता मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है ना उसका पार्टनर आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। ओह रियली? और अगर मेरी मेहंदी में अच्छा रंग नहीं आया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ओके, वर्षा ने बड़ी कोल्ड आवाज में कहा। जिसे सुन विकल्प अजीब नजरों से वर्षा की तरफ देखते रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने अभी कहा आपका पार्टनर आपसे जितना ज़्यादा प्यार करेगा मेहंदी का रंग उतना ही ज़्यादा गहरा आएगा, और अगर मेरी मेहंदी का रंग गहरा नहीं आया तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम उससे प्यार नहीं करते। वर्षा ने बिल्कुल सॉलिड सा जवाब। ये सुनते हुए विकल्प इधर उधर देखते हुए अपना सिर हिला कर बोला, मैं सरसों का तेल लेकर आता हूँ, देखना कैसे नहीं आएगा गहरा मेहंदी का रंग। इतना कहकर विकल्प वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। वर्षा जाते हुए विकल्प को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और मेहंदी को देखने लगती है। इधर नित्या मेहंदी सूख जाने के कारण हाथ धोने के लिए आई हुई थी, इसलिए वो अपना दुपट्टा निकाल कर बिस्तर पर रख देती और वॉशरूम की तरफ जाने लगती। जब उसे कमरे का दरवाज़ा बंद होता हुआ सुनाई देता है। दरवाज़ा बंद होने के बाद नित्या सर घुमा कर उस तरफ देखती है जहाँ पर करण दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हुआ। करण को अपने कमरे में देखकर नित्या थोड़ी हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर करण अपनी मेहंदी नित्या को दिखाते, मेरी मेहंदी सूख चुकी है, बस उसे ही धोने आया था। तो तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए था ना, मेरे कमरे में क्यों आए? नित्या ने हैरान आवाज में कहा। जिसे सुन करण अपने कदम नित्या की तरफ बढ़ाते, क्योंकि मुझे तुम्हारी मेहंदी देखनी है। दूर बैठा था ना तुमसे, इसलिए दिख नहीं रहे थे। करण को अपनी तरफ आता हुआ देखकर नित्या अपने कदम पीछे लेते हुए, तो तुम आगे क्यों आ रहे हो? नित्या को घबराता हुआ देखकर करण अपने होठों पर एक सताने मुस्कान दे। क्या हुआ नित्या, तुम डर रही हो मुझसे? करण की बात पर नित्या अपना सिर नहीं हिलाते हुए, नहीं मैं क्यों डरूं, तुमसे डरने लगे। करण नित्या के बाद तो अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, लेकिन तुम्हारी आंखें तो बता रही कि तुम डर रही हो। नित्या करण की मुस्कान को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम इस तरीके से मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारी यह मुस्कान मुझे डराती है। ये सुनकर करण नित्या के पास आकर उसके गाल को सहलाते हुए, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा जो तुम मुझसे इस तरीके से डर रही। जिसे सुनकर नित्या करण को देखते हुए बोली, तो तुम यहाँ करने क्या आए हो? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। करण नित्या के बाद उसे देखने लगा। नित्या के बाल छोटे थे, इसलिए हेयर स्टाइलिस्ट ने उसे सीधा विग पहना था ताकि वो सच में एक ब्राइडल की तरह दिखे, जिस कारण नित्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। करण के इंटेंस नजरों को अपने ऊपर महसूस कर नित्या थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल होते हुए, इस तरीके से क्यों देख रहे हो करण? मैं नित्या अभी कह रही थी। जब करण उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है, उसके किस करने लगता है। नित्या अचानक करण का ऐसा करने पर आंखें भरी कर चुपचाप खड़ी रहती है, तो करण उसके हाथ को अपने गले में डाल अपना एक हाथ उसके नग्न कमर पर रखकर अपने और नजदीक लाकर उसके होठों पर बड़ी ही पैशन के साथ किस करने लगा। करण के किस करने के कारण नित्या उसका धीरे धीरे साथ देने लगता है। करण अपने हाथ उसके कमर के से ऊपर की तरफ ले जाने लगता है, जिस पर नित्या एकदम से करण को खुद से दूर करते हुए कहती है, बदमाश। करण नित्या के मिट चुकी लिपस्टिक को देखकर मुस्कुरा देता है और अपने होठों को अंगूठे से साफ करते हुए कहता है, लेकिन ये बदमाश तो परमानेंट तुम्हारा होने वाला है ना। नित्या घूरकर करण की तरफ देखते हुए उसे कुछ कहने लगी जब उनके कमरे का दरवाजा बाहर से कोई खटखटाने लगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ पर नित्या हड़बड़ा कर करण को देखते हुए बोली, कोई बाहर खड़ा है? करण आराम के साथ जाकर नित्या के बिस्तर पर बैठकर, मुझे भी सुनाई दे रहे हैं। नित्या करण को इत्मीनान देकर नित्या और ज़्यादा घबराते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चुप जाओ ना। करण नित्या के बात सुनकर अपना सिर नहीं में हिला। मैं क्यों छुपने लगा? तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तुमसे मिल सकता हूँ। जिसे सुनकर नित्या अपने दांत पीसते हुए, नीचे हमारी शादी की रस्में चल रही और तुम यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ तक आए हो। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लोगों का काम है देखना और सोचना, हमारा काम है उन्हें इग्नोर करना। जल्दी नीचे आ जाओ, करण ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। जिसे देखकर नित्या एकदम से करण के उसके कॉलर को पकड़कर पीछे खींच कबर्ड की तरफ ले जाते हुए बोली, तुम फिलहाल यहाँ पर छुप जाओ। करण हैरानी से नित्या की तरफ देखते बोले, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, मैं क्यों छुपने लगा? नित्या करण के जिद के सामने छोटा सा मुंह बनाकर बोले, प्लीज करण। करण नित्या के क्यूट से चेहरे को देख अपने होठों को पाउंड बनाते बोले, ठीक है, तुम जहाँ पर कहोगे मैं वहाँ पर छुप जाऊँ, लेकिन पहले मुझे किस दुख करो।
करण की शरारत पर नित्या उसे बुरी तरीके से घूरने के बाद उसके होठों पर छोटा सा किस करके उसे दूर होते हुए चुपचाप इसके अंदर चले गई। इतना कहकर नित्या करण को कबर्ड के अंदर धकेल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए बिस्तर से दुपट्टा उठाकर जाकर दरवाज़ा खोलती है तो बाहर महक खड़ी हुई थी। महक को बाहर देखकर नित्या थोड़ी नॉर्मल होते हुए बोली, दीदी आप यहाँ? महक नित्या के बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैंने मीरा को कुछ सामान दिया था और जिसे उसने कबर्ड में रख दिया था, कहा कि मैं निकाल लूँ। ये सुनकर नित्या बड़ी बड़ी आंखों से महक की तरफ देखते हुए, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल कर देती हूँ। इतना कहकर नित्या जाकर कबर्ड खोलती है तो करण उसे देखकर आंखें चढ़ाता है, जिस पर नित्या अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस नॉर्मल करते हुए महक से कौन सा बैग है? महक नित्या के सवाल पर कुछ पल सोचकर बोली, गोल्डन कलर का बैग था। जिसे सुनकर नित्या अपना सिर हिलाते हुए बैग ढूंढने लगी, जिस पर करण उसे बैग देते हुए धीरे से बोला, ये रहा। जिसे देखकर नित्या करण के हाथ से लेकर उसे एक नज़र घूरने का महक को देते हुए, आपका बैग। महक नित्या के बात पर कबर्ड की तरफ देखती है जहाँ करण महक को देखकर आंखें चढ़ा रहा था, जिसे देखकर महक मुस्कुरा देती है और नित्या के हाथ से बैग लेते हुए कहती है, अब तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आएगा। महक की बात सुन नित्या थोड़ी कंफ्यूज होकर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं इसमें कोई डिस्टर्ब वाली बात नहीं, आपको कोई भी काम हो तो आ जाइएगा। महक नित्या के बात पर अपना सिर हिला देती है और दरवाजे की तरफ चली जाती तो नित्या भी उसके पीछे आ जाती है। महक वहाँ से जाने से पहले पलट कर नित्या की तरफ देखते हुए बोली, जो कबर्ड में छुपा है ना उसे जल्दी बाहर निकाल देना, वरना बेचारे का दम घुट जाएगा। इतना कहकर महक मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। वही नित्या सॉफ्ट एक्सप्रेशंस के साथ जाते हुए महक को देख रही थी। फिर वह जल्दी से दरवाज़ा बंद कर घूमकर करण की तरफ देखती है, जो कि आकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। जिसे देखकर नित्या उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, दीदी को कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर हो? नित्या की तीखी आवाज़ को सुनकर करण मासूम से चेहरा बनाते हुए, आई डोंट नो, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला। करण के मासूम चेहरे को देखकर नित्या अपने दांत पीसते हुए उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, ठीक है तो तुम निकलो यहाँ से। इतना कहकर नित्या करण को खींचकर खड़ा कर देती है और उसे कमरे के दरवाजे की तरफ ले जाती है। करण नित्या के साथ दरवाजे के पास आकर उसके कमर पर चिमटी काटते बोला, कल मॉर्निंग में मैं तुम्हें हल्दी लगाने आऊँगा। अगर तुम मुझसे हल्दी नहीं लगवाती हो तो मैं तुमसे पूरे दिन बात नहीं करूँगा। इतना कहकर करण बिना नित्या के बात सुने उसके गाल पर किस करते हुए उसके कमरे से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।